क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम से पहले एक सब्जेक्ट की बहुत टेंशन होती है। सब्जेक्ट का नाम साइंस। न्यूटन के नियम से ज्यादा मुश्किल उस नियम की परिभाषा में यूज होने वाले टर्म्स थे, जैसे वेलोसिटी, मोमेंटम। वैसे ही कुछ बजट के साथ भी होता है। वित्त मंत्री आते हैं, अंग्रेजी में कुछ भारी भरकम शब्द बोलते हैं और 2 घंटे की पूरी स्पीच में कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अचानक पैसे के हिसाब को समझने से मुश्किल उसको समझाने वाले नाम बन जाते हैं। तो हमने सोचा जब बजट जनता का है, हम आपको आसान भाषा में बजट के सारे भारी भरकम शब्दों को समझा देते हैं, जिससे आपका बजट आप आराम से समझ पाएं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। आप देख रहे हैं हमारी बजट से जुड़ी स्पेशल सीरीज 24 का बजट। Brought to you by BPCL, भारत हाई स्टार कुकिंग स्टोव। सबसे पहले आपको बताते हैं कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स के बीच का फर्क। पर्सनल मतलब निजी, इनकम यानी आमदनी, यानी जो टैक्स किसी व्यक्ति की आमदनी पर लगाया जाए उसे पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं। ये वही है जिसका जिक्र बजट के दिन हर न्यूज चैनल पर होता है। जब बात होती है टैक्स में कितनी छूट मिली, तब लोग इसी पर्सनल इनकम टैक्स का जिक्र करते हैं। सरकार हर साल टैक्स स्लैब बनाती है और ये निर्धारित करती है कि कितनी आमदनी पर कितना टैक्स देना होगा। ये टैक्स नौकरी पेशा लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है, पर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए इसमें कुछ पेचीदगियां हैं। यहाँ बात आती है कॉर्पोरेट टैक्स की। कॉर्पोरेट टैक्स यानी किसी कंपनी के प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स। देश का कानून कुछ अलग है। यहाँ कंपनी और कंपनी के मालिक 2 अलग एंटिटीज यानी 2 अलग इकाइयां हैं। मान लीजिए एबीसी इंफ्राटेक नाम की एक कंपनी है। इसने साल में 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है और इस कंपनी के 3 मालिक हैं, मुकेश, सुरेश और राहुल। ये तीनों लोग कंपनी में बराबर के हिस्सेदार हैं। अब सबसे पहले सरकार इस कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगाएगी। मान लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स 10% है। सरकार को 1000 करोड़ का 10% यानी 100 करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स मिल गया। इसके बाद बचे हुए 900 करोड़ तीनों मालिकों में बटेंगे। सबके हिस्से आए 300 करोड़। अब इन तीनों की इनकम पर पर्सनल इनकम टैक्स लगेगा। मान लीजिए पर्सनल इनकम टैक्स भी 10% है। अब मुकेश, सुरेश और राहुल अपनी कमाई से 30 करोड़ रुपए सरकार को पर्सनल इनकम टैक्स के नाम से देंगे। तो सरकार को कितना पैसा मिला? 100 करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स, 90 करोड़ का पर्सनल इनकम टैक्स। अब बात कर लेते हैं दूसरे सबसे चर्चित टर्म की। बजट रिलीज होने के बाद विपक्षी नेताओं का एक बयान हमेशा सामने आता है, बजट में फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, देश के लिए चिंता का विषय है। हम आपको आसान भाषा में बताते हैं फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। बहुत सिंपल है, जब सरकार का खर्च ज्यादा हो, आमदनी कम हो, तब एक साल के टोटल खर्च और आमदनी के बीच के फर्क को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। पिछले एपिसोड में हमने आपको इसके बारे में विस्तार से समझाया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगला टर्म है कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब है पूंजी और एक्सपेंडिचर माने खर्च। जो खर्चा पूंजी बनाने में होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इंडिविजुअल लेवल पर घर, गोल्ड, बैंक में रखी सेविंग्स, एफडी जैसे इन्वेस्टमेंट पूंजी होते हैं, लेकिन सरकार के लिए रेलवे स्टेशन, रोड, ट्रेन, एयरपोर्ट, सरकारी कंपनियां पूंजी होती हैं। कैसे? सरकारी कंपनियां बिजनेस करती हैं तो उनके प्रॉफिट में एक हिस्सा सरकार का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का इकोनॉमी पर एक जादुई इंपैक्ट होता है। हमने इसी सीरीज में कैपेक्स को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सरकारी अकाउंट्स की। भारत सरकार के 3 अकाउंट्स होते हैं जिसमें अलग अलग जगहों से आया पैसा रखा जाता है और अलग अलग कामों के लिए इन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। ये कंसोलिडेटेड मतलब किसी चीज को इकट्ठा करके रखना। इस अकाउंट में कई जगहों से आया पैसा इकट्ठा होता है, इसलिए इसका नाम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। इसी अकाउंट में हमारे आपके द्वारा दिया गया टैक्स जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी जमा होती है। यहाँ तक कि सरकार अगर किसी राज्य को उधार देती है तो उसका ब्याज भी इसी अकाउंट में जमा होता है। सरकार अपना सारा खर्चा इसी अकाउंट के पैसे से करती है। इस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए सरकार को लोकसभा से परमिशन लेनी पड़ती है। पूरे साल के खर्च के लिए सरकार एक बार बजट पेश करके अनुमति ले लेती है। अगर साल के बीच में सरकार को दोबारा किसी काम के लिए पैसे की जरूरत होती है, तब भी सरकार को लोकसभा से ही अनुमति लेनी पड़ती है। इस अकाउंट के ऑडिट की जिम्मेदारी होती है कैग की। इसके अलावा सरकार के 2 और अकाउंट्स होते हैं। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी का मतलब भविष्य की कोई संभावना, यानी इस फंड में रखा पैसा किसी अचानक आए खर्च के लिए रखा जाता है। इसमें एक निर्धारित अमाउंट जमा रहता है और ये पैसा राष्ट्रपति के कंट्रोल में होता है। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया।
कुछ पैसा जैसे प्रोविडेंट फंड, डिसइन्वेस्टमेंट यानी वो पैसा जो सरकार को सरकारी संपत्ति या संपत्ति का हिस्सा बेचकर मिला है, या नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, ये कई स्कीम्स का फंड है जैसे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स जैसे आरडीएफडी, ये सारा पैसा इस अकाउंट में जमा होता है। इस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए सरकार को लोकसभा की अनुमति नहीं चाहिए। इस अकाउंट का ऑडिट भी कैग ही करता है। अगला टर्म है डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड का मतलब मांग, ग्रांट्स का मतलब फंड या पैसा होता है। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स का सीधा मतलब हुआ पैसे की मांग करना। अब बजट में ये टर्म क्यों आती है, इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर में बच्चे एक फंक्शन करना चाहते हैं, वो आपके पास एक प्लान लेकर आते हैं, बताते हैं डेकोरेशन पर 10,000 का खर्च आएगा, केटरिंग में 5,000 जाएंगे। इस पैसे की डिमांड को एक तरीके से डिमांड फॉर ग्रांट्स कहा जा सकता है। आप इन सारे खर्चों को समझेंगे, फिर अनुमति देंगे कि खर्च करना है या फिर नहीं। ऐसा ही सरकार के साथ भी होता है। वित्त मंत्रालय सरकार के अलग अलग विभागों की पैसे की डिमांड को लेकर लोकसभा के पास जाता है। इसी को सरकार की डिमांड फॉर ग्रांट कहते हैं। इसके बाद लोकसभा इस पर वोटिंग कर वित्त मंत्रालय को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने की अनुमति देती है। अगला टर्म है डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी जगह निवेश करना, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया इसका उल्टा, माने जहां निवेश किया है वहां से पैसा वापस निकालना। अब इसको एक उदाहरण से समझिए। ए कपड़े का एक व्यापारी है, ए का बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसे घर बनवाने के लिए पैसे की जरूरत है, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी पैसे की जरूरत हो सकती है। अब उसने अपने व्यापार में बी को 20% का हिस्सेदार बना लिया और इसके बदले बी ने ए को 1 करोड़ रुपए दे दिए। इसका एक और पहलू भी यहाँ पर समझिए। मान लीजिए ए का बिजनेस लॉस में चल रहा है, ये बहुत परेशान है। बी नाम का एक व्यापारी है जो जानता है कि ए की किन कमियों की वजह से उसका बिजनेस डूब रहा है, और बी के पास स्किल्स के साथ साथ पैसा भी है कि वो बिजनेस को वापस से पोषण दे पाए, वापस से पटरी पर लेकर आए। ए अपनी फर्म बी को एक निर्धारित पैसे के बदले बेच देगा। ये दोनों उदाहरण डिसइन्वेस्टमेंट के हैं। अब समझिए सरकार के केस में कैसे होता है। हर सरकारी कंपनी में सरकार की एक हिस्सेदारी होती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम। सरकार चाहे तो इनको पूरी तरह बेच सकती है, जैसे एयर इंडिया के साथ किया, या फिर इसके शेयर्स को बेचकर पैसा जुटा सकती है। शेयर्स बेचने के लिए स्टॉक मार्केट के रास्ते भी सरकार आगे बढ़ सकती है, जैसे अभी हाल में LIC का IPO निकला था, या SBI के शेयर्स भी स्टॉक मार्केट में है, या फिर डायरेक्ट किसी इन्वेस्टर को भी शेयर्स बेचे जा सकते हैं। सरकार की इसी नीति को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस पैसे का सरकार अलग अलग जगह उपयोग कर सकती है, जैसे किसी स्कीम में पैसे डालना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, या फिर अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करना। अब जरूरत के हिसाब से सरकार 3 तरह के डिसइन्वेस्टमेंट करती है। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट यानी 50% से अधिक हिस्सेदारी को बेच देना। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट यानी सरकार अपने पास कम से कम 51% की हिस्सेदारी रखती है, बाकी शेयर्स मार्केट में बेच देती है, जैसे LIC, SBI, इंडियन ऑयल। तीसरा है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन यानी पूरी कंपनी को बेच देना, जैसे एयर इंडिया के साथ हुआ। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी आकाश सिंह ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।